Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आज के इस वीडियो में हमें बहुत सारी बातें करनी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो और बात करते हैं फुटबॉल में इस हफ्ते पिछले हफ्ते क्या हुआ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफर्स की और कुछ प्रीवियस वीक में होने वाले मैचेस के रिजल्ट्स की और आने वाले वीक्स के बारे में भी एक छोटा सा प्रेडिक्शन देंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड विद द ट्रांसफर्स दैट हैव हैपेंड ड्यूरिंग द लास्ट वीक। तो हम बात करेंगे गाइस दो इंपॉर्टेंट ट्रांसफर्स की जो हो गए हैं। आई थिंक वन फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन एक तो फाइनलाइज हो चुका है। सबसे पहले ट्रांसफर की हम बात करेंगे मिखाइलो मोड्रिक के बारे में रिसेंट में सबने बात की है, तो मैं भी अपना ओपिनियन दे देता हूं ना। मिखाइलो मोड्रिक जाने वाले थे आर्सेनल। उन्होंने आर्सेनल को लाइक भी किया था सोशल मीडिया में और वो चाहते थे कि आर्सेनल जाए एज पर द सोशल मीडिया जो उनके पोस्ट थे। तो आर्सेनल कॉन्फिडेंट हो गया था कि वो मिखाइलो मोड्रिक को खरीद लेगा। मिखाइलो मोड्रिक पे उन्होंने बिड भी डाली और ऐसा लग रहा था, स्पेशली विद सारे जितने भी जर्नलिस्ट थे वो कर रहे थे कि वो आर्सेनल जा रहे हैं। लेकिन सडनली लास्ट मोमेंट में चेल्सी ने बिड डाली और सिर्फ जो सुनने में ऐसा आ रहा है सिर्फ 5 मिलियन ज्यादा बिड डाली। आई थिंक 70 + 30 मिलियन एड ऑन्स की, जो शाख्तर डोनेट्स्क ने अनाउंस कर दी। और विच इज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि शाख्तर डोनेट्स्क ने अपने सोशल मीडिया में भी अनाउंस कर दिया कि वो नेगोशिएट कर रहे हैं, और उसके बाद चेल्सी ने डील से पहले अनाउंस कर दिया कि हम लोग ने ये प्लेयर के बात की है, कुछ होने वाला है, जिसपे शाख्तर डोनेट्स्क ने भी रिप्लाई भी किया। ये सबसे स्ट्रेंज मुझे देखने को मिला ये ट्रांसफर कि सडनली एक तो हुआ भी, दूसरा ये क्लब्स ऐसे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ट्रांसफर से पहले कैसे दे रहे हैं। और उसके बाद मजेदार बात ये थी कि चेल्सी ने अग्री भी कर दिया, साइन भी कर लिया और उसके वीडियो भी डाल दिया अपने सोशल मीडिया पे, जिसे शाख्तर ने लाइक भी कर दिया। वेरी स्ट्रेंज बट वेरी एक्साइटिंग प्लेयर दैट हैज कम टू द प्रीमियर लीग। वो आर्सेनल में नहीं आ पाए। आर्सेनल फैंस बड़े डिस्कंटेंट दिखे, सोशल मीडिया में बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा बोला उन्होंने। चेल्सी के फैंस बहुत ही खुश लग रहे हैं। अब भी उन्होंने रिसेंट में जाओ फिलिक्स को लोन पे लिया है, जो कि रेड कार्ड होकर बाहर हो गई, उसकी बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके बाद ये मिखाइलो मोड्रिक जैसे यंगस्टर को लेने के लिए सब लोग बहुत ही एक्साइटेड है। तो बेसिकली मिखाइलो मोड्रिक एक लेफ्ट विंगर है जो फॉरवर्ड पोजीशन पे खेल सकते हैं, कोई भी फॉरवर्ड पोजीशन पे खेल सकते हैं, और बड़े फास्ट, बड़े अटैकिंग, ड्रिबलिंग में अमेजिंग प्लेयर है। और ये शाख्तर डोनेट्स्क के लिए खेलते हैं, 21 ईयर्स के हैं आई थिंक, और यूक्रेन के प्लेयर हैं, यूक्रेनियन बॉर्न है। तो बड़े एक्साइटिंग यंग प्लेयर है ये। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा था बहुत पहले। उसके बाद से ही पिछले 1 साल में वो बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में आ गए। जैसे एंजो फर्नांडिस आ गए सडनली, वैसे ही मिखाइलो मोड्रिक भी आ गए। और इतने हाई वैल्यू प्रोस्पेक्ट को खरीदने के लिए आपको पैसे आज के मार्केट में देने ही पड़ेंगे, और चेल्सी को करना पड़ा। और मैं बहुत हैरान हूं कि आर्सेनल को वो चाहिए थे और वो आर्सेनल जाना भी चाहते थे। आर्सेनल ने 95 मिलियन बिड पे रोक दिया जैसा कि सुनने में आ रहा था, और चेल्सी ने 5 मिलियन मोर देके उन्हें खरीद लिया। अब हाई वैल्यू टारगेट है, यंगस्टर है, फुल पोटेंशियल है। डेजर्बी भी जो ब्राइटन के मैनेजर उनके बारे में बहुत अच्छी बात कर रहे थे। आई थिंक उनके अंडर भी वो खेल चुके हैं। तो बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर लग रहे हैं, रॉ हैं और स्पीड बहुत है, ड्रिबलिंग स्किल्स बहुत हैं। अगर उनको ढंग से यूज किया गया तो ये बहुत ही जबरदस्त प्लेयर निकल सकते हैं प्रीमियर लीग में। और देखते हैं कि अब वो टीम में कैसे खेलेंगे। चेल्सी का अगला मैच लिवरपूल के साथ है, तो वो आई थिंक अगले मैच में ही खिला सकते हैं, बिकॉज दे हैव सम डेज बीच में ट्रेनिंग जिसमें वो कर सकते हैं। तो एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है, एक्साइटिंग प्लेयर है, हमारे हिसाब से ओवर प्राइस्ड है, बट ही इज एन एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट। ही इज अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। और अगर वो चल गए और उन्होंने अपनी ड्रिबलिंग स्किल्स दिखाई, तो भाई साहब प्रीमियर लीग में ये सबसे वन ऑफ मोस्ट एक्साइटिंग प्लेयर्स निकल के आ सकते हैं सिंस ईडन हैजार्ड। तो देखते हैं कि कैसे वो प्लेयर होंगे, कैसा वो खेलेंगे, कैसे वो अपनी स्पीड का यूज करेंगे
और मोर इंपॉर्टेंटली कैसे ग्रैहम पॉटर उनको यूज करेंगे, क्योंकि एज पर द रिपोर्ट्स जब मिखाइलो मुड्रिक की बात चल रही थी और चेल्सी इसके पीछे जाने की कोशिश कर रही थी, तो उन्होंने पहले ग्रैहम पॉटर से पूछा और ग्रैहम पॉटर के ही कहने पे उन्होंने कहा कि मुझे दे दो आप ये प्लेयर, उनके कहने पे ही वो मुड्रिक के पीछे गए। तो चेल्सी ने ये डील को हाईजैक कर लिया, खींच लिया आर्सेनल से, और देखते हैं कि अब मुड्रिक कैसा परफॉर्म करेंगे और अगले मैच में क्या लिवरपूल के साथ जो अगला मैच होगा उसमें वो खेलेंगे या बेंच से आएंगे, देखते हैं क्या होता है। और लेट्स होप वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और अपनी पोटेंशियल को लिव अप करते हैं, क्योंकि उनमें पोटेंशियल तो भरी पड़ी है उनमें पोटेंशियल। मैंने उनके वीडियोस भी देखे हैं, उनके कुछ मैचेस भी देखे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी बिल्कुल रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को नचा के रख दिया था। तो बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर लग रहे हैं, स्पेशली फॉर चेल्सी, और बहुत सारे चेल्सी के फैंस एक्साइटेड भी हैं इसे देखने के लिए। लेट्स होप, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट गेम और इन द कमिंग वीक्स, और देखते हैं ये प्लेयर कैसा परफॉर्म करता है। बट हाईली टैलेंटेड एंड पोटेंशियल से भरे हुए प्लेयर हैं मिखाइलो मुड्रिक। तो मिखाइलो मुड्रिक की बात ये हो गई। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप के प्लेयर के और एक डिफरेंट टीम के लिए। तो वाउट वेगहॉर्स्ट अपेरेंटली मैनचेस्टर यूनाइटेड में आ चुके हैं, आई थिंक आ ही चुके हैं, आई थिंक कंफर्म भी हो ही चुका होगा ट्रांसफर, आई थिंक कंफर्म भी हो चुका है ट्रांसफर। तो वाउट वेगहॉर्स्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड में चले गए हैं, आई थिंक बर्नली में खेल रहे थे वो बीच में, फिर वो वहां से कहीं लोन पे गए थे, अब वो फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड में आ चुके हैं, प्रीमियर लीग में आ चुके हैं। बहुत ही अलग टाइप के प्लेयर हैं, बिग टॉल स्ट्राइकर है लाइक जिरू, होल्ड अप कर सकते हैं, हेडर मार सकते हैं और एक नया डायमेंशन दे सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स हैं जो कि उनको कई सारे क्लोज्ड गेम्स में हेल्प नहीं कर पाते, लेकिन क्लोज्ड गेम्स में एक बड़े स्ट्राइकर की जरूरत होती है, एक स्ट्रॉन्ग, एक अच्छे लंबे स्ट्राइकर की जरूरत होती है, एक उसका काम वाउट वेगहॉर्स्ट कर सकते हैं। वाउट वेगहॉर्स्ट को आप बड़े गेम्स में ला सकते हो और उन्हें सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे खड़ा करके उनको बॉल थ्रो कर सकते हो, बॉल मार सकते हो उनकी तरफ को, और वो हेडेड गोल करने में बहुत ही सक्षम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्राइकर है, एक नया डायमेंशन देंगे, आई थिंक इसीलिए टेन हाग ने अभी के लिए उनको ले लिया है। ऑफ कोर्स ये लॉन्ग टर्म टारगेट नहीं है, बट अगर उन्होंने अपने 2-3 साल भी दे दिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को और एक नया डायमेंशन दे दिया जैसे चेल्सी को जिरू ने दिया था, वैसे ही वाउट वेगहॉर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, स्पेशली इन टूर्नामेंट गेम्स, जैसे वो छोटे छोटे जो FA कप में भी, अभी सारे टूर्नामेंट्स में है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो कोई भी टूर्नामेंट वो जीत सकती है। तो उस टूर्नामेंट की जीत में भी और इंपॉर्टेंट प्रीमियर लीग के मैचेस में भी वो बहुत ही एक नया डायमेंशन दे सकते हैं टेन हाग को। तो गाइज ये मुझे बहुत ही अच्छी अपॉइंटमेंट लग रही है और ये काफी यूजफुल हो सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। तो ये थे गाइज 2 ट्रांसफर जो अभी हुए हैं, इंपॉर्टेंट ट्रांसफर भी हुए हैं। अभी हम आगे ट्रांसफर्स की बात करेंगे, जैसे जैसे ये विंडो खत्म होगी वैसे वैसे हम और ट्रांसफर्स की भी बात करेंगे। बहुत सारे ट्रांसफर इंटरेस्ट भी चल रहे हैं, हम एक ट्रांसफर से कंप्लीटली डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं पहले मैचेस की, उनके रिजल्ट्स की और कुछ टीम्स के परफॉर्मेंसेस की। मैं टीम्स के परफॉर्मेंस की बात करूंगा ओवरऑल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ला लीगा में जो सुपर कप हुआ था उसकी। रियल मैड्रिड बार्सिलोना के बीच में सुपर कप हुआ था, जिसमें बार्सिलोना ने थरली रियल मैड्रिड को बीट कर दिया 3-1 से, और बार्सिलोना की तरफ से भाई साहब गैवी ने और पेड्री ने वो गेम को चलाया। मतलब वो बहुत ही जबरदस्त खेले, स्पेशली गावी जिन्होंने आई थिंक गोल भी किया। तो गावी, पेड्री, मतलब ये इतने बढ़िया प्लेयर है कि समझ में नहीं आता, इनकी एज अभी भी बहुत कम है। स्पेशली गावी तो आई थिंक अभी 18-19 के ही हैं। इतने कम एज में ये इतनी मेच्योरिटी दिखा रहे हैं, वो देखने के अमेजिंग है। मैंने आपको पहले ही बताया था अपने वर्ल्ड कप के वीडियो में, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दोनों प्लेयर। मेरे हिसाब से मेरे को पहले गेम में स्पेन के ये बहुत ही जबरदस्त प्लेयर लगे थे, इन्होंने जैसे मिडफील्ड को डोमिनेट किया था वैसे। तो इवन तो ये इतने यंग है लेकिन इतने बढ़िया खेलते हैं और उन्होंने मैच को कंप्लीटली डोमिनेट किया। आई डोंट नो व्हाट रियल मैड्रिड वर डूइंग, बट they completely dominated the match and they thoroughly deserve to win the match and the super cup. I think स्पेनिश सुपर कप होता है उनका, अबू धाबी में हुआ है और आई थिंक कतर में हुआ है, मिडिल ईस्ट में हुआ है। तो वहां पे ये मैच हुआ और
जैसे बार्सिलोना ने पूरे गेम को डोमिनेट किया, वो डिजर्व करते हैं ये मैच जीतना। बार्सिलोना की तरफ से मैंने बताया था आपको, गावी, पेड्री, अमेजिंग। एक और प्लेयर उनके बहुत ही अमेजिंग रहे इस मैच में, वो है केटा बाल्डे। आई डोंट नो, बाल्डे भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे प्लेयर निकल के आएंगे। द वे ही स्प्रिंट्स, द वे ही कंट्रोल्स द बॉल, द वे ही टेक्स ऑन प्लेयर्स इज फैंटास्टिक। ये तीन प्लेयर बहुत ही अमेजिंग खेले और बार्सिलोना ने ये मैच बहुत आराम से जीत लिया। रियल मैड्रिड ऑन द अदर हैंड बहुत ही ऑपोजिट लगी बार्सिलोना के लिए। जब से वर्ल्ड कप हुआ है, वर्ल्ड कप से वापस आए हैं, बार्सिलोना ने अपनी फॉर्म बरकरार रखी है, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन रियल मैड्रिड को पता नहीं क्या हो गया, उनके प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल पा रहे। विनीशियस ने कुछ नहीं किया इस मैच में। बेंजेमा ने भी टारगेट्स मिस कर दिए, अनलाइकली ऑफ बेंजेमा टू मिस टारगेट्स। और उनके फेडे वैल्वर्डे जैसे प्लेयर, रूडिगर जैसे प्लेयर बहुत ही बिलो एवरेज रहे। अबव एवरेज क्या बोल रहा हूं मैं, बिलो एवरेज रहे। I was fairly disappointed with Fede Valverde, पता नहीं उनको क्या हो गया। He's not playing well. He's not dominating the midfield जैसे वो बीच में कर रहे थे वर्ल्ड कप से पहले। वर्ल्ड कप के आने के बाद पता नहीं क्या हो गया उनको। He's not playing well. ऐसे ही रूडिगर भी ऐसा लग रहा है अच्छी एक्विजिशन नहीं रहे हैं और वो हमेशा मिस्टेक्स करते हैं, बहुत ही बेकार खेल रहे हैं। मेंडी भी पिछले 3-4 मैचेस से अच्छा नहीं खेले हैं लेफ्ट बैक पे, पता नहीं उनको क्या हो गया है। विनीशियस को भी पता नहीं क्या हो गया, विनीशियस इज नॉट प्लेइंग वेल। और ऐसा लग रहा है रियल मैड्रिड की टीम में अब बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। ऐसे ही चलता रहा तो रियल मैड्रिड में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। चुआमेनी की एब्सेंस है आई थिंक अभी, इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रही है। और आई थिंक एल्बा भी नहीं है, तो जब वो वापस आएंगे तो थोड़ा फायदा होगा। लेकिन अभी भी रियल मैड्रिड में बहुत सारे प्लेयर्स को लेना जरूरी है, बहुत सारे बैकअप्स को लेना जरूरी है, एक टीम को बनाना जरूरी है। रियल मैड्रिड में अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो टीम फिनिश्ड आर्टिकल नहीं है। और ऐसे ही अगर चलता रहा अभी, क्योंकि वो लीग में भी सेकंड पोजीशन पे आ गई है, बार्सिलोना ने लीग में भी लीड ले ली है, तो ऐसे ही चलता रहा तो कार्लो एंचेलोटी को निकाला जा सकता है और उनकी जगह किसी और मैनेजर को लाया जा सकता है। अभी भी बहुत सारे मैनेजर्स मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। लुइस एनरिके अवेलेबल है, थॉमस टूचल अवेलेबल है, आपके ये जो टॉटनहम के मैनेजर थे वो भी अवेलेबल है। तो कुछ भी हो सकता है। आई वॉज थरली डिसअपॉइंटेड बाय रियल मैड्रिड और बार्सिलोना उसके साथ बहुत ही अमेजिंग खेल रहा है। तो बार्सिलोना ने सुपर कप जीता और डिजर्वेडली जीता। रियल मैड्रिड डिजर्वली हार गया बिकॉज उनके प्लेयर ओवरऑल बहुत ही स्लगिश और आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं। दिस इज अ वरिंग फैक्टर फॉर ऑल द रियल मैड्रिड फैंस एंड द रियल मैड्रिड बोर्ड, बिकॉज वर्ल्ड कप ने उनका पूरा सीजन ऐसा लग रहा है खराब कर दिया है। तो होपफुली रियल मैड्रिड आने वाले दिनों में वापस आएंगे, बिकॉज उनका बहुत टाइट शेड्यूल आ रहा है अभी। और देखते हैं कि इस टाइट शेड्यूल से वो कैसे निकल पाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है उनके पास अभी इस समय स्क्वाड में डेप्थ भी बहुत कम है, ओल्ड प्लेयर्स बहुत हैं। तो देखते हैं आगे वो कैसे कर पाते हैं, क्या वापस आ पाते हैं। अभी भी बहुत टाइम है, वो अपना सीजन सैल्वेज कर सकते हैं, वो लीग जीत सकते हैं, अभी भी चैंपियंस लीग में भी है। तो लेट्स होप कि दे विल बी बैक टू देयर बेस्ट सून। और एंचेलोटी को देखते हैं एंचेलोटी अब क्या करेंगे और कैसे इस टीम को वापस ले आएंगे। तो गाइस ये थी रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की बात। और यहां से हम चलते हैं और बात करते हैं नेपोली की, जिन्होंने यूवेंटस को पूरी तरीके से हरा दिया। नेपोली इस समय 9 पॉइंट से लीड कर रही है और सेरे आ इस बार वो जीत ही गई है। दे आर ऑल्सो लुकिंग वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर चैंपियंस लीग। इस तरीके से वो खेल रहे हैं। उनके जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं, स्पेशली टॉप 2 प्लेयर्स की मैं बात करूंगा, वो बहुत ही जबरदस्त खेल रहे हैं। स्पेशल मेंशन करूंगा विक्टर ओसिमन को और ख्विचा कवारत्स्केलिया को। ख्विचा कवारत्स्केलिया और विक्टर ओसिमन ने इस टीम को कंप्लीटली बदल दिया है। ये टीम इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग टीम्स to play in the game of football. Up right now, in terms of the way they play, the way they move, the way they control the matches, the way they have attacking players who can score goals, dominate matches, is exciting to see. जो उनके मैनेजर हैं स्पेलेटी, he is probably one of the most exciting managers to watch in the game of football.
तो बड़ा मजा आता है नापोली के मैच देखने को और बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। अभी रिसेंट में यूवेंटस के साथ बहुत इशू हो रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड में भी वो फंस गए हैं और बीच में वो मिड टेबल भी चले गए थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो रिसर्जेंस कर रहे थे और आई थिंक वो थर्ड पे आ चुके हैं। लेकिन और ऐसा लग रहा था कि ये मैच कुछ क्लोज जा सकता है, लेकिन नापोली ने अपनी फॉर्म को बरकरार रखा और यूवेंटस को पूरी तरीके से हरा दिया। विक्टर ओसिमेन ने जबरदस्त गेम प्ले दिखाया और गोल किए, क्वाराटस्खेलिया ने गोल किए। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सीरी आ तो अब नापोली जीत गई है और नापोली जबरदस्त टीम बन गई है और वन ऑफ द मोस्ट देयर इज एन आउटसाइड चांस कि नापोली चैंपियंस लीग भी जीत जाए, बिकॉज कौन सी टीम उनको इस समय हरा सकती है, कौन सी टीम इतने अच्छे फॉर्म में है जो उनको हरा सकती है, ऐसा मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द चैंपियंस लीग, बट सीरिया आई थिंक वो जीत गई है, 9 पॉइंट से आगे है। आई थिंक वो अपनी लीड को बरकरार रखेगी, द वे दे आर प्लेइंग दे विल मेंटेन देयर लीड एंड आई थिंक वो बढ़ भी सकते हैं। इस मैच में यूवेंटस के लिए किसी भी प्लेयर ने कुछ खास नहीं खेला। एंगल डी मरिया स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा खेल रहे थे, थोड़ा अटैक कर रहे थे, गोल भी उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद यूवेंटस की टीम ने कुछ खास नहीं किया। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मैच था यूवेंटस के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा था मैच क्लोज जा सकता है। एक टाइम पे जब नापोली ने 2 गोल किए थे तो यूवेंटस ने भी 1 गोल करके वापस सी कर ली थी थोड़ी बहुत, लेकिन इवेंचुअली नापोली वर टू स्ट्रॉन्ग फॉर देम एंड दे वन कंफर्टेबली। तो नापोली गेम जीत गई और यूवेंटस हार गई और मुझे नहीं लगता यूवेंटस सब कुछ कर पाएगी लीग में भी, क्योंकि एसी मिलान, इंटर मिलान भी अभी हैं और रोमा भी अच्छा खेल लेती है अपने टाइम पे। आई डोंट थिंक सो यूवेंटस विल बी नियर द टाइटल चार्ज एनीवेज। बहुत सारे यूवेंटस फैंस बहुत कॉकी फील कर रहे थे, अभी रिसेंट में उनकी फॉर्म अच्छी थी, इसीलिए बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ओ यूवेंटस अच्छा खेलेगी, यूवेंटस जीतेगी, यूवेंटस बहुत ही बढ़िया खेल सकती है, यूवेंटस वापस आ रही है और वो लीग में फिर से डोमिनेट करेगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। नापोली ने अपनी करंट फॉर्म दिखा के, अपनी जबरदस्त फॉर्म दिखा के ये गेम जीत लिया। तो फैंटास्टिक फॉर नापोली, बैड लक फॉर यूवेंटस। देखते हैं वो कैसे बाउंस बैक करती है। तो गाइस ये थी ला लीगा और सीरी आ की बात। अब हम बात करेंगे प्रीमियर लीग की। प्रीमियर लीग पे आ जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं आर्सेनल से शुरुआत कर देते हैं। आर्सेनल वर्सेस स्पर्स। आर्सेनल वर्सेस स्पर्स हुआ। लंदन डार्बी होती है, बहुत ही खास होती है। आर्सेनल जा रही थी टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम में, जहां पे वो बहुत टाइम से जीती नहीं है और लेकिन इस बार आर्सेनल इतने अच्छे फॉर्म में गई कि उन्होंने टॉटनहम हॉटस्पर को 2-0 से हरा दिया। नाउ टॉटनहम हॉटस्पर अभी बहुत ही डिक्लाइन में चली गई है। आई डोंट नो क्या हो रहा है। कॉन्टे अभी कुछ प्रॉब्लम में लग रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, लिमिटेशन है, ये है, वो है। उस चक्कर में टॉटनहम ऑल्दो 4th या 5th पोजीशन पे है अभी भी, लेकिन वो बहुत ही गंदा गेम प्ले खेल रही है और ऐसा लग रहा है कि वो अगर ऐसे ही खेलती रही तो दूसरी टीम्स उनको जल्दी ही कैचअप कर लेंगी। तो कॉन्टे अभी अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, टॉटनहम अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रही है और इस मैच में आर्सेनल ने कंप्लीटली टॉटनहम को डोमिनेट किया। इस मैच में बहुत अजीब से इंसिडेंट्स भी हुए, जिनकी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बात करूंगा सिर्फ टीम की। जहां वन साइड आर्सेनल वर प्लेइंग एज ए टीम, एज ए यूनिट, वहां पे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ केन टॉटनहम के लिए खेल रहे हैं। दूसरे टीम वाले डिसजॉइंटेड लग रहे थे, कोप अप नहीं कर पा रहे थे आर्सेनल के प्रेशर से एंड दे लुक वेरी वीक अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग टाइटली निट यूनिट लाइक आर्सेनल। मजा नहीं आया मैच को देखने में और पहली बार ऐसा हुआ है लॉन्ग टाइम में कि आर्सेनल ने टॉटनहम को उनके स्टेडियम में हरा दिया है। वरना ऐसा ही होता था कि आर्सेनल के स्टेडियम में होम में गेम में आर्सेनल जीत रही थी और टॉटनहम के स्टेडियम में टॉटनहम जीत रही थी इस डार्बी में, लेकिन इस बार उल्टा हो ही गया और क्योंकि टॉटनहम अभी अच्छा नहीं खेल रही है इसलिए आर्सेनल ने उसका फायदा उठा के टॉटनहम को हरा दिया। अगेन मैं बात करूंगा 3-4 प्लेयर्स की जिन्होंने बहुत अच्छा खेला आर्सेनल की तरफ से, स्पेशली ओडेगार्ड, मार्टिनेली। ये लोग अब इतने अच्छे कोच प्लेयर हो गए हैं सडनली, इनको पता लग गया है कि इनको करना क्या है, कौन सा प्लेयर किधर होगा, कौन सी पोजीशन में होगा, कि दे आर प्लेइंग सो वेल एज ए यूनिट
कि मजा आ रहा है देखने में। और आर्सेनल का गेम प्ले ओवरऑल, उनका जो एक टाइट यूनिट टीम एफर्ट है, उसको देखने में मजा आ रहा है। और इसी की वजह से वो मैचेस जीतते जा रहे हैं एंड दे आर मेकिंग देमसेल्व्स अ वर्दी टाइटल कंटेंडर्स फॉर दिस सीजन। अभी भी 18 मैचेस हुए हैं, अभी भी 19 मैचेस बाकी हैं, मोर देन हाफ द सीजन बाकी है। लेकिन जैसा चल रहा है, जैसा देखने में लग रहा है, जैसा देखने में लग रहा है, आई थिंक 8 पॉइंट से ऊपर है वो। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो द वे आर्सेनल इज प्लेइंग, दे विल विन द मैच, दे विल विन द प्रीमियर लीग एंड दे विल टेक होम द टाइटल दिस ईयर। बट देखते हैं अभी क्या होता है। अभी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं। मैनचेस्टर सिटी ऑल्डो अच्छा नहीं खेल रहा है, लेकिन वो भी अच्छा खेल सकता है आगे। तो उसके बाद लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू मैनचेस्टर डर्बी। जो मैनचेस्टर डर्बी एक और बड़ा मैच इस बार हुआ। मैनचेस्टर डर्बी, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, ओल्ड ट्रैफर्ड में हुआ, यूनाइटेड के होम ग्राउंड में। और इस बार यूनाइटेड ने ये गेम जीत लिया। कैसे जीता, क्या हुआ, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। मैं अपना ओपिनियन भी दे देता हूँ आपको, कंट्रोवर्शियल जो हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इतना अच्छा नहीं खेला जितना लोग कह रहे हैं, जितना उनके फैंस कह रहे हैं। हाँ, टेन हाग ने इस टीम को थोड़ा सा टाइटली निट यूनिट बना दिया है और थोड़ा सा अच्छा अटैकिंग यूनिट, काउंटर अटैकिंग यूनिट बना दिया है। लेकिन अभी भी टेन हाग के पास वो प्लेयर्स नहीं है जो वो चाहते हैं टू मेक इट हिज ओन टीम। लेकिन फिर भी उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को पहले से बहुत इंप्रूव कर लिया है। और जहां तक इस गेम की बात है, उनका ग्रिट और थोड़ा सा लक उनके साथ रहा, इसलिए वो ये गेम जीते। मेरे हिसाब से फर्स्ट हाफ डोमिनेट किया सिटी ने, लेकिन सिटी ने एक चीज नहीं की, सिटी ने बॉल को बॉक्स में नहीं डाला। इसी की वजह से सिटी ने ज्यादा शॉट्स नहीं लिए, विच इज वेरी स्ट्रेंज। और उसका फायदा बाद में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उठा लिया। फर्स्ट हाफ ओवरऑल पोजीशन के मामले में, गेम प्ले के मामले में सिटी ने डोमिनेट किया मेरे हिसाब से। मेरे को नहीं लगा मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना अच्छा खेल रही है। हाँ, उन्होंने डिफेंस जरूर अच्छा किया जिसमें टेन हाग ने उनको बना दिया है, लेकिन डिफेंसिव से कुछ नहीं होता। उन्होंने कुछ खास किया नहीं उस फर्स्ट हाफ में जिससे कि ऐसा लगे कि वो मैच जीतेंगे। बात रही सेकेंड हाफ की, सेकेंड हाफ में सिटी ने सब्स्टिट्यूशंस कर दिए। ऐसा लग रहा था कि जो प्लेयर्स नहीं परफॉर्म कर पा रहे, सिटी ने सब्स्टिट्यूशंस किए और ग्रिलिश ने आते ही इंपैक्ट दिखा दिया और सिटी ने गोल कर दिया। तब तक सिटी पूरा डोमिनेट कर रही थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑल्दो डिफेंस अच्छा कर रही थी और उन्होंने बीच में 2-3 अटैक भी किए जो कि बहुत क्लोज थे, लेकिन ओवरऑल जो गेम डोमिनेट कर रही थी वो सिटी ही कर रही थी। और जैसे ही सिटी का गोल हुआ, मैनचेस्टर यूनाइटेड को थोड़ा सा लगा कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो गोल भी हो गया है, टाइम भी जा रहा है, तो उन्होंने सडनली अटैक करना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने अटैक किया, और आप जानते ही हो क्या हुआ, जो गोल हुआ, गोल में मैनचेस्टर यूनाइटेड में जब पास आई रैशफोर्ड के पास, रैशफोर्ड के पीछे भागे, उसके बाद सडनली रैशफोर्ड ने वो बॉल छोड़ दी और ब्रूनो फर्नांडिस ने गोल कर दिया। मेरे हिसाब से ये गोल ऑफसाइड था जो नहीं दिया गया, क्योंकि वो क्लियर इंटेंट के साथ भागे थे मार्कस रैशफोर्ड, और वो बॉल को छेड़ने वाले ही थे। आई थिंक लास्ट मोमेंट में उन्होंने देखा इसको फर्नांडिस को, और वो पीछे हट गए। लेकिन उन्होंने क्लियर ऑब्स्ट्रक्शन किया, क्लियर गेम प्ले के लिए बीच में आया, क्लियर इंटेंट दिखाई उन्होंने। इसी के लिए एज पर रूल्स वो बॉल को ऑफसाइड दे देना चाहिए था। वो बहुत ही क्रूशियल डिसीजन था क्योंकि उसने गेम को पलट दिया। फिर सडनली मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एकदम से दूसरा गोल करके ये मैच 2-1 से जीत लिया। और दूसरे गोल में भी मुझे शक हुआ था कि ये ऑफसाइड है। मुझे लगा था दोनों गोल ऑफसाइड हैं और ये गेम आई थिंक सिटी को 1-0 से जीत लेना चाहिए था। अब ठीक है, मेरे इस कमेंट से मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस लड़ सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से वो दोनों गोल नहीं थे, दोनों ही मुझे ऑफसाइड पोजीशन से लग रहे थे। आई डोंट नो रेफरी ने क्या देखा, कैसे देखा, लेकिन इवेंचुअली मैनचेस्टर यूनाइटेड ये गेम जीत गया। नाउ लोग कहने लगे मैनचेस्टर यूनाइटेड अब कंटेंडर बन गया है, वो ऊपर आ गया है और वो सिटी और आर्सेनल के साथ टाइटल के लिए कंटेंट कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड इतनी अच्छी टीम नहीं है। वो दो चीजें कर रही है जिसकी वजह से अभी वो गेम जीत रही है, जैसे पिछले उसमें टुकल ने किया था।
टुचेल ने क्या किया था कि चेल्सी को एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव यूनिट बनाया था, और डिफेंसिव यूनिट क्योंकि उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दिया था, इसकी वजह से वो काउंटर अटैक करके गेम जीत रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव यूनिट बन चुका है और काउंटर अटैक करके गेम को जीत रहा है। उनमें अभी भी बॉल डोमिनेशन और गेम को डोमिनेट करने वाली वो बात नहीं आई है। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि टेन हाग के पास अभी अपने प्लेयर नहीं है, उनकी ओनरशिप भी बदलने वाली है। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे और कैसे वो करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो बिल्कुल चेल्सी की राह में जा रहे हैं अभी, जैसे चेल्सी पिछले साल खेल रही थी अंडर टुकेल। लेकिन ये जो नॉर्म है ये लंबा सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी टीम्स इनको ब्रेक कर देंगी। और जैसा आपने चेल्सी में देखा है कि अभी उनका बहुत ही गंदा सीजन जा रहा है, वैसे ही फ्यूचर में मैनचेस्टर यूनाइटेड का गंदा सीजन जा सकता है। लेकिन टेन हाग बहुत ही अच्छे मैनेजर हैं, बहुत ही टैक्टिकली सैवी मैनेजर हैं। वो जानते हैं कि टीम को कैसे वो अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। मे बी एक और विंडो आएगी, नए ओनर्स आएंगे, उनको और मतलब के प्लेयर्स मिलेंगे, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो गेम दिखा सकते हैं जिसके लिए वो फेमस थे अपनी पुरानी लीग में। तो गाइज, गुड न्यूज फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, बैड न्यूज फॉर मैनचेस्टर सिटी। और इस डार्बी के बाद लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू चेल्सी। चेल्सी के 2 मैचेस हुए थे, फुलम के साथ और पैलेस के साथ। एक वो हार गए जो वो डिजर्व करते थे, एक वो जीत गए जो कि वो डिजर्व करते ही थे एंड में। फुलम के साथ बहुत बेकार खेले, बहुत ही खराब गेम प्ले रहा। फुलम ने उसका पूरा फायदा उठाया और वो गेम जीत लिया। मैं उस गेम की ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इस गेम की मोस्टली बात कर ही ली है लोगों ने, और वो गेम ऑलरेडी पीछे जा चुका है। मैं बात करूंगा चेल्सी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस की। चेल्सी और क्रिस्टल पैलेस दोनों ही जो टीम्स हैं वो अभी फॉर्म में नहीं है, और ऐसा लग रहा था कि इस मैच में कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल दो चेल्सी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ऑल दो बेस्ट पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन फिर भी इतना दे दिया उन्होंने कि उन्होंने एटलीस्ट बॉल के लिए फाइट करी, बॉल अपना गेम में इंटरेस्ट बना के रखा, अपनी एनर्जी नहीं छोड़ी और हर बॉल के लिए फाइट किया। मैं स्पेशली बात करूंगा लुइस हॉल की, कॉनर गैलेगर की, बार्डिशिएले की और आपके पाटियाशिले की और हैवर्ट्स की। तो ये चारों की मैं बात करूंगा। पाटियाशिले का डेब्यू बहुत इंप्रेसिव था, बहुत अच्छे लगे वो। ऑल्दो स्टार्टिंग में उनको ज़हा ने 1-2 बार थोड़ा सा ड्रिबल करके पीछे बैकफुट पे कर दिया, लेकिन ओवरऑल पाटियाशिले धीरे धीरे गेम में आए और ज़्यादा बेटर लगे कुलीबाली से। अगेन मैं बात करूंगा फिर से इसकी लुइस हॉल की, जो कुछ मोमेंट्स में बहुत ही थोड़े वीक लगे, क्योंकि वो एक तो 18 साल के हैं, दूसरा वो लेफ्ट बैक नहीं है, वो लेफ्ट साइडेड विंग बैक है या मिडफील्डर है जो पिच के ऊपर खेलते हैं और अटैक करते हैं। अगर आप उनसे डिफेंस कराओगे, जो कि हमें मजबूरी में कराना पड़ रहा है, तो वो ऐसा ही होगा। लेकिन ओवरऑल बॉल प्रोग्रेशन में, ड्रिबलिंग में, पीछे से लेफ्ट हैंड साइड अटैक्स के लिए वो बहुत ही अच्छे प्लेयर निकले और उनको जाते वक्त बहुत ही अच्छा अपलॉज मिला चेल्सी की फैन बेस से। तो ओवरऑल लुइस हॉल एक अच्छा टैलेंट लग रहे हैं जो आगे डेवलप होके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिच। तो लुइस हॉल से काफी इंप्रेस था मैं, पाटियाशिले से काफी इंप्रेस था। एंड देन वी गोना टॉक अबाउट 2 प्लेयर्स जिससे मैं बहुत इंप्रेस था। पहला कॉनर गैलेगर और दूसरा हकीम जिएक। एक्चुअली हैवर्ट्स नहीं थे, हकीम जिएक से मैं बहुत इंप्रेस था। कॉनर गैलेगर ने हर बॉल को जीतने में अपनी जी जान लगा दी। ठीक है, वो बॉल प्रोग्रेशन में इतने अच्छे नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो अपना जी जान लगा के खेलते हैं, और हर मैच में अगर वो ऐसे ही खेलेंगे तो ही विल बिकम वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ चेल्सी फुटबॉल क्लब। तो उन्होंने जी जान लगा दी, हर बॉल को जीता, सबसे भिड़ गए, येलो कार्ड भी लिया टीम के लिए, लेकिन उन्होंने ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस दिया। काफी ज्यादा सेकंड बॉल को जीतने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करके वो बॉल को जीता। तो ओवरऑल कॉनर गैलेगर ने अपनी पूरी जी जान लगी खेला, अच्छा खेला और कुछ चेल्सी के अटैक्स करने में बहुत मदद की। उसके बाद हकीम जिएक की मैं बात करूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे अटैकर्स नहीं है, तो हकीम जिएक को उनको खिलाना पड़ रहा है। आई थिंक हकीम जिएक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और गोल के लिए असिस्ट भी उन्होंने किया। तो ओवरऑल
2-3 बार उन्होंने जैसे ड्रिबलिंग की, उससे लगा कि उनका पोटेंशियल बहुत है, अगर उनको राइट जगह पे खिलाएंगे तो अब उनको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कॉनर गैलेगर और हकीम जियक पॉटर के प्लान में नहीं है, स्पेशली हकीम जियक। तो मे बी हकीम जियक कहीं और खेलेंगे जल्दी, लेकिन ओवरऑल इन द एब्सेंस ऑफ अटैकर्स हकीम जियक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया और उनके आने की वजह से चेल्सी को एक नया डायमेंशन देखने को मिला। तो दिस वॉज नॉट अ गुड परफॉर्मेंस, बट ओवरऑल उसने मूड को अच्छा कर दिया। एक विन विन होती है और चेल्सी को अभी विंस की जरूरत है। तो देखते हैं क्या वो इस मोमेंटम को आगे बरकरार रख पाएंगे, स्पेशली लिवरपूल की, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो ये थी गाइस चेल्सी की बात, और चेल्सी से हम शिफ्ट कर लेते हैं उनके नेक्स्ट वीक के अपोनेंट्स के लिए, जो है लिवरपूल। ना लिवरपूल को अभी सडनली पता नहीं क्या हो गया है, वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं, उनकी मिडफील्ड खराब है, ओल्ड हो चुकी है और अच्छा नहीं खेल पा रही। उसकी वजह से उन्होंने जो हीप ऑफ अटैकिंग टैलेंट लिया है, स्पेशली कोडी गैप को, स्पेशली डार्विन न्यूनियस, वो उनको ढंग से सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। इस गेम में ब्राइटन के अगेंस्ट ब्राइटन ने जो खेला वो कंप्लीटली ऑपोजिट है जैसे लिवरपूल ने खेला। लिवरपूल में कोडी गैप को कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनको सर्विस ही नहीं मिली, और लिवरपूल ये गेम को डोमिनेट नहीं कर पाए मिडफील्ड से। ऑन द ऑपोजिट हैंड ब्राइटन ने एक गेम को डोमिनेट किया, स्पेशली मिडफील्ड में। मेरे को मैकलिस्टर की जो जोड़ी है वो कासिएडो के साथ बहुत अच्छी लगती है, और बहुत ही अच्छा दोनों खेलते हैं। एंड उनकी वजह से इसने ब्राइटन ने जबरदस्त डोमिनेट किया और उनके अटैकर्स ने लिवरपूल को पूरी तरीके से खोल दिया। आई थिंक लिवरपूल में वर्जिल वैन डाइक मिसिंग थे, जिसकी वजह से उनको काफी कुछ झेलना पड़ा, स्पेशली एट द बैक। और ब्राइटन की टीम ने अटैक कर करके लिवरपूल को फिर से बुरी तरीके से हरा दिया। साला भी इनफेक्टिव दिखे, कोडी गैप को भी इनफेक्टिव दिखे। कोई भी लिवरपूल का अटैकर ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया, मिडफील्ड से वो सपोर्ट ही नहीं मिला, जिसकी वजह से वो आगे अटैक में कुछ नहीं कर पाए। ब्राइटन की तरफ से जो कि आपके सॉली मार्श ने खेला है वो बहुत ही जबरदस्त खेला है। इनफैक्ट जब मैं पहले इनका मैच देख रहा था ब्राइटन का, तो ज्यादातर लोग कह रहे थे कि ट्रॉसार्ड इज वन ऑफ देयर बेस्ट स्ट्राइकर्स, बट मेरे हिसाब से उस गेम में भी जिसमें ट्रॉसार्ड ने स्कोर किया था और बहुत अच्छा खेला था, उस गेम में भी सॉली मार्च ने बहुत ही बढ़िया गेम प्ले दिखाया था। और दो सॉली मार्च गोल नहीं कर पाए थे, इसी वजह से सॉली मार्च के ऊपर लाइमलाइट नहीं गई थी, ट्रॉसार्ड के ऊपर सारी लाइमलाइट गई थी। लेकिन सॉली मार्च हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट ब्राइटन अटैकर्स इन द रिसेंट मंथ्स। सॉली मार्च बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, बहुत ही उनका बॉल पे कंट्रोल बहुत अच्छा है, बहुत ही सिल्की टाइप के प्लेयर हैं, बहुत अच्छा ड्रिबल करते हैं, एंड ही इज बिकमिंग अ ब्राइटन लेजेंड राइट नाउ। तो ब्राइटन में 11 साल से आई थिंक वो खेल रहे हैं, एंड ऐसे ही अगर खेलते रहे तो ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स टू एवर कम आउट ऑफ ब्राइटन मेरे हिसाब से। ही लुक्स well coached, talented. He has excellent ball controls, dribbling ability, and he has that fear factor जो सारे विंगर्स में होता है। कोई भी विंगर किसी भी डिफेंडर को नचा सकता है, उनमें वो बात है। एंड ही कैन टेक ऑन 1 or 2 players with ease. Now if he adds goal scoring ability to this ability, he will become a fantastic player to deserve the team. दूसरा प्लेयर जो मुझे ब्राइटन से अच्छा लगा वो थे लीवाई कोलविल। लीवाई कोलविल ऑफ कोर्स अभी आए हुए हैं चेल्सी से ऑन लोन पे, लेकिन द वे ही डोमिनेटेड साला एंड अदर अटैकर्स, भाई सब किसी को सामने आने ही नहीं दिया उन्होंने। द हे ही वाज प्लेइंग द बॉल टू देयर मिडफील्ड एंड देयर अटैकर्स वाज अनदर थिंग टू सी। तो लीवाई कोलविल में अटैकिंग एबिलिटी भी है, डिफेंसिव एबिलिटी भी है, और वो आगे चल के किसी भी टीम के लिए, स्पेशली चेल्सी के लिए, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। He could become one of the best defenders in the Premier League. He has that sort of a capability. उस मैच में इंग्लैंड के कोच भी आए हुए थे और वो लीवाई कोलविल पे आई थिंक नजर रख रहे थे उनको स्टार्ट देने के लिए, क्योंकि उनको अब फ्यूचर का भी सोचना है। तो आई थिंक ही वॉज फोकस्ड ऑन लीवाई कोलविल एंड ही वांटेड टू सी हाउ ही प्लेड ड्यूरिंग द मैच। लीवाई कोलविल और स्पेशली सॉली मार्श ने जो परफॉर्मेंस दी है दैट इज फैंटास्टिक। मुझे मॉइसेस कैसिडो भी अच्छे लगते हैं, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और मैकलिस्टर ने भी अपना काम करके दिखाया है। तो ओवरऑल
डिजर्बी की जो ब्राइटन है वो पॉटर की ब्राइटन से वन स्टेप ऊपर निकल गई है और ज्यादा अटैकिंग खेल रही है. तो ओवरऑल आई लव ब्राइटन, आई लव द वे दे प्ले एंड आई लव द वे दे परफॉर्म एज अ टीम. ऑन द अदर हैंड लिवरपूल भी चेल्सी की तरह अभी बहुत गंदे टाइम में चली गई है. आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, बट आफ्टर द फुटबॉल गेम Klopp admitted that this was one of his worst games of his career. Not only his Liverpool career, I think overall career का उसका one of the worst games गया है. तो देखते हैं लिवरपूल बाउंस बैक कर पाती है नहीं. दे सीरियसली नीड reinforcements in the midfield और हो सकता है इस ट्रांसफर विंडो में लिवरपूल मिडफील्ड के reinforcements के लिए जाए. लेट्स होप दैट वी गेट अ गुड गेम नेक्स्ट वीक. उनका मैच चेल्सी के साथ हो रहा है. दोनों ही टीम अच्छा नहीं खेल रही है. देखते हैं क्या होता है. लेट्स सी वी कैन गेट अ गुड अटैकिंग गेम नेक्स्ट वीक. तो गाइज ये थी कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स की बारे में बातें और कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई उनके बारे में बातें. एक और कंट्रोवर्सी पे मैं थोड़ा टच कर देता हूं बिफोर वी एंड दिस वीडियो. वो थी लिएंड्रो ट्रोसार्ड अब ब्राइटन छोड़ना चाह रहे हैं. और जैसे ही उन्होंने ये अनाउंस किया वैसे ही बहुत सारी टीम ने उनके आजू बाजू आना शुरू कर दिया. बहुत सारी टीम्स को अभी अटैकर्स की जरूरत है. स्पेशली आर्सेनल को जरूरत है, चेल्सी को जरूरत है, ये आपके लिवरपूल को जरूरत है. आई थिंक चेल्सी और आर्सेनल को जरूरत है, लिवरपूल को तो नहीं जरूरत है. तो इन लोगों ने इनके लिंक्स अब ट्रोसार्ड के साथ स्टार्ट हो गए हैं. ही हैड अ फॉल आउट विद डिजर्बी, कुछ प्रॉब्लम हुई है, इसी की वजह से वो नहीं खेल पा रहे. तो ट्रोसार्ड अब ब्राइटन से निकलने का सोच ही लिया है उन्होंने. अब निकल ही जाएंगे. देखते हैं वो कहां जाते हैं. वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट एपिसोड, इन द नेक्स्ट कमिंग अप नेक्स्ट एपिसोड विच विल बी अ ट्रांसफर स्पेशल एपिसोड. तो गाइज ये थी बात कुछ टीम्स की, कुछ इंपॉर्टेंट बातों की. होपफुली आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, मैं फॉलो करो और हमको भी मौका दो, हम आपके लिए और अच्छे अच्छे न्यूज और चीजें लेके आए इन द फील्ड ऑफ फुटबॉल. तो गाइस ये था हमारा वीडियो. मैं हूं सौरभ AKA मिस्टर फुटी क्यूरियस और मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय फ्रॉम माय साइड. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.